अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। मेरे साथ आप जनाब गुलाम मुस्तफा साहब आप देख रहे हैं। बड़े आप लोगों की कई दफा डिमांड रहती है, लेकिन जन साहब की मसरूफियत कुछ मैं एडजस्ट नहीं कर पाता। मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन आज आपके सामने जो बुनियादी तौर पर 3-4 इश्यूज बड़े अहम रख रहे हैं कि जितना नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इदारों को पहुंचाया है, इस मुल्क को बनाने की बजाय उन्होंने अपने मकासद पूरे करने के लिए, मैं बड़ी दफा बड़े एक बात क्या करता थे, जालिम सियासतदान अपने मकासद को पूरा करने के लिए अपनी औलाद भी दाव पर लगा देता है। इन्हें मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं होता। इन्होंने अपने मकासद पूरे करना होते हैं और आपके सामने वो सारे मामला अगर तारीख में देख लें, कारगिल का एक ऐसा धब्बा है इनके ऊपर कि इन्होंने जिस तरह मुंह दी और उस सारे लोगों की सपोर्ट की, और आज भी उनका एजेंडा क्या है, इनकी यारियां दोस्ती आज भी आपको पता है। नरेंद्र मोदी जैसे लोग के साथ घर आ जाते हैं, फिर सज्जन जिंदाल देख लें, वो मिटल देख लें या बाकी लोग देख लें, और फिर इनकी अपनी जो मिले रही हैं, अगर सऊदिया में रही है वहां तब भी इंडियन मुलाजिम, अगर यहाँ भी इनकी शुगर मिले रही है तो उनके बगैर वीजा जो है ना इंडियन लगा के यहाँ इजी एक्सेस था इनके साथ। तो कौम शायद ये समझ बैठी है कि ये कोई मसीहा है। मसीहा कोई नहीं है। अगर मसीहा होते तो इतने अरबों रुपए की दौलत ये पाकि हमारे मुल्क पे खर्च कर दे, हमारे मुल्क पे। मैं जहां साहब आपकी इजाजत के साथ सिर्फ एक छोटा सा वाकया करने के बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैं मैट्रिक में था, रिमेंबर इट वाज 83। वाले साहब एक दिन कानून का वाकया बताने लगे, और ये तालीम का बेहतरीन हिस्सा है कि हमें दीन से दूर कर दिया उन्होंने। तो पूछ लगे कानून के बारे में जानते हो? मैंने कहा नहीं। फिर वो मुझे शॉर्ट में, यानी कुरान से हट के एक आम किस्से की शक्ल में बताने लगे कि कानून इतना इतना मालदार आदमी था कि 72 या 52 ऊँटों पे चाबियां आती थी उस खजाने की, और जो उसके करीब के लोग थे वो उस पे आ बढ़ते थे और कि रब हमें भी ऐसा आपको बना दे। जो रब के बरगुज़ीदा बंदे थे वो उससे पनाह मांगते थे कि रब ऐसी जिंदगी ना दे हमें, और नए एक बंदे वही थे। और जब मौत उसकी आई तो उसी खजाने में एक पांव था और एक पांव इधर था। रूह कफ्स कर ली, किसी काम नहीं आई दौलत उसकी। और अगर दौलत ही म्यार होता तो आका दो जहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौलत से नवाजते। बनी इसराइल कौम ज़ायनस यहूदी यानी रब की पसंदीदा कौमों में से है। आज भी दौलत के अंबार, दौलत उनके पास है, लेकिन ताकत और ईमान जो रब ने दिया है वो उनके पास हो ही नहीं सकती। और ताकत के बलबोते और पैसे के बलबोते पर जो कुछ कर रहे हैं, वो अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं, वो नहीं हासिल हो सकते हैं। वो बहुत मुश्किल है। और उनका जो एजेंडा है वो आप समझ सकते हैं। हमारी इस वक्त वो एजेंडा जो है वो दीन या बाकी चीजों का एजेंडा, वो हमारे यहाँ सो कॉल्ड लिबरल मरियम नवाज शरीफ इनके आसपास आ जाए, वो पश्तूनख्वा तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की शक्ल में हो जाए, और वो बढ़ चढ़कर आसमा जहांगीर फाउंडेशन जितने लोग यहाँ इकट्ठे किए उन्होंने। और बड़ा दुख और अफसोस का मुकाम है कि उन्होंने पाकिस्तान की तजलील की, पाकिस्तानी अदलिया की तजलील की, इदारों की तजलील की, और मकसद ये है कि उनका एजेंडा इस मुल्क में नफाज हो जाए। वो नहीं हो सकता। जन साहब बहुत शुक्रिया। मैंने तमीज ज्यादा लंबी इसलिए बांधी कि मैं 2 इश्यूज पर जाऊंगा, मैं वक्फे वक्फे से। सबसे पहली तो बात है कि जो आसमा जहांगीर मैं तो पहले दिन से मुखालिफ हूँ, और मेरे से अक्सर लड़ाई रहती थी, और वो डरती भी थी किस कॉन्टेक्स्ट में, कि मैं बड़ा ब्लंट था इस हवाले से। जब हमें सारा कुछ पता है उसकी शख्सियत के बारे में, हमारे अदलिया के लोगों को ट्रैप किया गया, वो भी वहां चले गए, और जिस तरह बैठ के वहां नारे लगवाए गए एक सेमिनार में, इंटरनेशनल सेमिनार में, आप क्या समझती हैं ये कोई बहुत बड़ी कंस्पिरेसी या बहुत बड़ा एजेंडा है? देखिए, पाकिस्तान का मसला क्या है? नंबर 1 जोग्राफिया, जो हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी है, वही हमारे लिए खतरा भी है। नंबर 2, इस जोग्राफिया में जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं मुसलमान रहते हैं, और मगरबी दुनिया से की बात ढकी छुपी नहीं है। 91-92 में वाशिंगटन पोस्ट ने बड़ा क्लियरली लिखा था, कम्युनिज्म को तो हमने शिकस्त दे दी है, अब अगले कौन है जिनके साथ हमने लड़ना है और जिनको हमारी तर्ज जिंदगी को जो खतरा बन रहे हैं, उसने कहा इस्लाम। नंबर 2 ये मसला है। और नंबर 3, इस अहम तरीन जोग्राफियाई खत्ते में मुसलमान मुल्क है और उसके पास एक एटमी ताकत है, और ये कुंजी है इस पूरे खत्ते में अमन के लिए भी, जंग के लिए भी और तैयारियों के लिए। ये मसला है सिंपल। अब इसको तबाह करने के लिए क्या करना है? हम लोग को हमला कर दें, वो आज के दौर में मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को
बहुत बड़ी ताकत वदीयत की हुई है। दूसरा ये है जिसको हम 5th जनरेशन वॉर या जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर दिया जाए। और खोखला करने के लिए निशाना किसको बनाना है? अल्टीमेटली तो आपकी जो मजहब तरीन जो इदारे हैं आपके, जो आपके दिफा के लिए, चाहे वो आपके अदलिया हो, चाहे वो आपके फौज हो, उनको टारगेट करना है। जब ये कमजोर होंगे, अवाम की नजर में इनकी वक़्त कम होगी, अवाम का इनके साथ जो एक रिश्ता है खासतौर पर फौज पाकिस्तान के साथ, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की फौज को बहुत बड़ी ताकत दी है, वो खत्म करना है। और आखिर में आपकी न्यूक्लियर पावर को खत्म करना है। तो कैसे हो सकता है? एक बड़ी सोची समझी स्कीम के तहत ये 2 pronged स्ट्रेटेजी चल रही है इनकी। ये तो अदालतों ने, हमारी सुपीरियर अदालतों ने तो मुजरिम करार दे दिया हुआ है। मानते देना ना देना अदालतों के फैसले हैं, उन पर हम इतराज तो कर सकते हैं, लेकिन नेचुरली फैसला तो हो गया इसके ऊपर। तो पाकिस्तान में अवाम की नजर में ये साबित करना है कि उनको इस सबूतों से ताल्लुक नहीं है। उन्होंने जितने भी केस किए, चाहे वो अरशद मलिक ब्लैकमेलिंग केस हो, ये बात के हो, कोर्ट में लेकर नहीं गए इसको। उन्होंने मीडिया के थ्रू एक कैंपेन चलाई, जिससे आपकी जो अदलिया थी, उसकी जो वक़्त थी या वक़ार था, उसको इतना कम कर दिया कि जी नवाज शरीफ तो शरीफ, उनके खिलाफ जो भी फैसले हुए हैं वो गलत हुए हैं। अवाम को उन्होंने अपनी तरफ करने के लिए एक तो ये काम कर दिया। दूसरा, पंजाब में हज़रत साहब आज तक अफवाज पाकिस्तान के ऊपर बात नहीं हुई थी ऐसी। पंजाब में उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इसी सिलसिले में एक मुहिम चलाई कि इलेक्शन में ये हो गया हमारे साथ, हमें हटा दिया गया, हमें ये कर दिया गया। और अदलिया के फैसलों में एस्टेब्लिशमेंट ने और अदलिया ने मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले किए। ये एक नैरेटिव लेकर उन्होंने बिछाया, जिस तरह आपने कहा उनको पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान उनके लिए कोई पद नहीं रखता। उनको सिर्फ देखिए, जब आपका पूरी जिंदगी का मकसद ही ये हो कि आपने ताकत और पैसे का हसूल है, तो फिर तो तमाम चीजें जायज हो जाती है ना। पाकिस्तान खुदा ना खास्ता वे मुंह में खाक, कुछ नुकसान पहुंचो, क्या फर्क पड़ता है? अभी अगले दिन ये बॉम्बे का फैसला, ये भी जो सर मनाई गई है, उनकी बरसी मनाई गई है, 26/11 की जो बात मैं कर रहा हूँ, उसमें अंधे को नजर आ रहा था कि ये फॉल्स फ्लैग गया, भारत ने खुद किया है। लेकिन उस वक्त के हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म थे वो मुसर थे नहीं जैसी की तरह। आप ऑन रिकॉर्ड है, नवाज शरीफ की बात ये की थी कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, हमने क्यों उनके ऋण से बंदा मार दिया। हम खुद 3 दफा का मेरा प्राइम मिनिस्टर खुद मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहा है, तो आप क्या समझते क्यों करवा रहा है मेरे खिलाफ दर्ज? तो जो बात कहने का मकसद है कि ये बड़ी सोची समझी स्कीम के तहत ये सब कुछ हुआ है। और ये जो अस्मा जहांगीर कॉन्फ्रेंस वगैरह जो हुई थी, इसमें वो लोग थे जो इसी नुक्ता नजर को परवान चढ़ाने के लिए किसी ने कुछ तो शायद समझते हैं वाकई बात सही है, कुछ अपने लालच में आ गए, कुछ शायद स्पॉन्सर किए गए मुख्तलिफ जराए से पहुंच गया वहां पे। तो एंड पे हुआ क्या? नवाज शरीफ से खिताब करवाना है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट का, पाकिस्तान का, जहां पे दुनिया में अल्लाह ताला के बाद की इंसाफ की उम्मीद होती है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पास एक तरफ वो खिताब कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक मुजरिम खिताब कर रहे हैं, मुजरिम नहीं मुजरिम, बिल्कुल ऐसा ही, इस मुल्क से भागा हुआ है, वो खिताब कर रहे हैं। उस कॉन्फ्रेंस की हैसियत क्या होगी? वहां पे लोगों ने दिल खोल के अदलिया के खिलाफ, दिल खोल के फौज पाकिस्तान के खिलाफ बातें की। किसी ने उनसे ये पूछा कि भाई अकामे पे तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो अकामा लेने की जरूरत क्यों पेश आई? तो 2 दफा का वज़ीर-ए-आज़म, बड़ी अच्छी बात कही आप। पेश आई। आप इनसे पूछ लीजिए, साहब ये कुर्द साहब ये सारे जो उछल के बातें कर रहे थे, वो किसका जवाब तो दे नहीं सकते। देखिए ये जो है सारा एक मजहब तरीके से चलाया जा रहा है। तो पाकिस्तान से साहब अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए आप सियासी तौर पर इख्तिलाफात रखें, चाहे नून लीग हो, चाहे पीस पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, हमें किसी से कोई गरज नहीं है, सियासी इख्तिलाफात रखें, लेकिन खुदा के लिए अपने लिमिटेड मफादात के लिए पाकिस्तान को अंदर से खोखला करना बंद करें।
पाकिस्तान के दुश्मन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैं, आप उनकी मदद ना करें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो भी इसको सोच के बात करनी चाहिए उससे। अच्छा, आपने बड़ा जबरदस्त अहाता भी कर दिया, आपने समझा भी दिया, हकायक भी बता दिए, इनका नुक्ता, इनका इकट्ठा होना। मैं तहकीक कर रहा था तो ये वही लोग हैं जो लाल इनकलाब वाले लोग थे। कभी ये आ जाते हैं औरत मार्च की शक्ल में, कभी आ जाते हैं मी टू कैंपेन की शक्ल में, कुछ वो स्टूडेंट मार्च की शक्ल में आते हैं जिनको अमेरिकन या बाकी रॉ ने सारा पाला। मैंने इसकी बड़ी तहकीक की है, मैं तो बड़े अरसे से इन लोगों के, और साथ साथ इनके पीछे जो है ना, जो खास तौर पर जो जो मिर्जैयत को या लाहौरी ग्रुप को सपोर्ट करती है, उनमें भी बहुत, बल्कि इस सेमिनार के अंदर उन्होंने चुन के वो लोग भी बुलाए, बरकत दत्त को बुलाया जो कश्मीर के बारे में इंडियन पॉलिसी को किस तरह लेकर चलती है वो भी बताया उन्होंने। मैं चलता हूं अब आखिरी सवाल की तरफ जरा, और वो बड़ा अहम इशू है। मैं जो कि अदालतों का हिस्सा हूं, 1992 से अदालतों में हूं, और मैंने अदालतों के बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। और मैंने वो दौर भी देखा है जब नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, जैसे सजाद अली शाह के दौर में तौहीन अदालत के, और उन्होंने, और ये भी रिकॉर्ड की बात है कि नवाज शरीफ के दौर में जितने जजेस तैनात किए गए, किस दौर में भी कोई जज नहीं निकाला गया। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई जजेस या किसी और ने तैनात किए, वो कभी जहाज ट्रस्ट की शक्ल के अंदर, या ये हमारा 3 नवंबर इफ्तिखार चौधरी की तहरीक की शक्ल के अंदर ये जज निकाले गए, और जज अपनी मर्जी के इन्होंने रखे गए, और वो नुक्ता नजर उनका अपनी मर्जी के फैसले था। और ये कोशिश की गई है हमारी अदालतों में डिवाइड, और वो कामयाब हो गए इस हवाले से। वहां एक जज साहब भी आए थे और उन्होंने बड़ा अनाउंस किया दिया कि अगर अली अहमद कुर्द ने कहा कि 126 नंबर पर है, तो उम साहब ने कह दिया जी 130 नंबर पे। मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात पे। मैं वर्ल्ड जस्टिस फोरम जिन्होंने ये लिखा है, मैं उनको लिखने लगा हूं, अगर इतना बुरा हाल हो पाकिस्तानी अदालतों का, तो यहाँ तो लोग सड़कों पे आ जाए, अदालतों पे यकीन ना करें। मैं भी काम करता हूं, मैं 5-6% या 7% कह सकता हूं कि अदालतों में कोई सिफारिश चल गई, कोई आ गया, लेकिन ये बड़ी मुनज़्ज़म एक साजिश की जा रही है जो पाकिस्तान के अदालती निजाम पर अदम एतमाद अलग है। यानी किन लोगों का, अच्छा कर कौन रहे हैं? वो 66 सियासतदान में से खास तौर पर ये नवाज शरीफ और उनके करीबी लोग, या तो होना एक आम आदमी आकर सड़कों पे बात कर रहा हो और या मुजाहरे हो रहे हो कि अदालत में तबाह कर दिया, कोई ऐसा नहीं है। और एजेंडा आप लोगों के सामने आ चुका है, और हम, और अब भी जो कोशिश है ना, जैसे साकिब निसार पे इल्जाम लगाना, और ये मकसद सिर्फ यही है उनका कि वो, यानी और कमाल की बात ये है कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है इनके पास, कोई मनी ट्रेल नहीं है। मैं बड़ी दफा बारहा बता चुका हूं। आप क्या मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि ये रोकना होगा? अगर हमने फौज और अदालतों को इस तरह तजलील होने दी, तो इससे नुकसान पाकिस्तान का है। देखिए, साजिश हमारी कब हुई? जब चौधरी इफ्तिखार साहब ने ये थ्रेट किया कि 18वीं तरमीम स्ट्राइक डाउन हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, आपको याद होगा। बिल्कुल याद है मुझे। तो इनके बेटे की शादी थी, तो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे बगैर बिन बुलाए मेहमान बन गए। उसके बाद 19वीं तरमीम आई। बिल्कुल ऐसा ही है। 18वीं तरमीम को सेव करने के लिए 19 तरमीम लाई गई। क्यों लाई गई? हमारी जो सियासी अशराफिया ये बात समझ गई थी कि अदालतों के साथ मिलकर ही इस मुल्क की तबाही की जा सकती है। इसलिए उन्होंने 19वीं तरमीम के तहत जो जजेस के अपॉइंटमेंट का तरीका था वो इंतहाई पोलिटिसाइज कर दिया। अब आपको अपनी जो सुपीरियर जुडिशरी में जो पॉलिटिक्स नजर आना शुरू हुई है, जो डिवीजन शुरू आना नजर आना शुरू हुई है, ये उसके शाखसार आज हम भुगत रहे हैं। उसमें बहुत एहतराम है मेरा, और लोअर जुडिशरी पे, हमारी सीनियर जुडिशरी में बहुत बहुत काबिल वकील भी, बड़े काबिल जज भी हैं, बड़े मोहतरम लोग भी हैं। लेकिन जब आप अपने सियासी मुख्तलिफ ग्रुप्स के थ्रू अपॉइंट करेंगे, तो फिर ये मसला तो बनेगा आपके लिए। ये पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है, ये पाकिस्तान के अवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। फिर उन पर अटैक करने वाले कौन है? वही जजेस हैं, तो कॉल या वकला हैं। उनको क्यों अटैक किया जा रहा है? उनको उसे क्या मकसद हासिल होगा? जायज के कि अगर जो सीनियर जो हमारे वकला हैं, आप जैसे और दूसरे जो समझदार हमारे वकला में, हमारे जुडिशरी के साथ मिलकर बैठ के बात करें। आपने जो बार काउंसिल्स हैं उनको भी अपनी सियासत प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। रिजल्ट क्या बनेगा इसका बताइए आप मुझे। आप जानबूझकर इस मुल्क को राजनीति तरफ लेके जा रहे हैं अपने सियासी मफाद के लिए।
हमारी अदलिया, मैं ये समझता हूँ सुपीरियर जुडिशरी हमारी बहुत आला है, उनको भी फैसले करने होंगे सब फैसले करने होंगे और सख्त फैसले करने होंगे, और सख्त फैसलों को मनवाना पड़ेगा। मनवाने के लिए उनके पास कानून की ताकत है, और इस मुल्क के अवाम कानून का एहतराम भी करते हैं। ठीक है, हमारा एटीट्यूड और डिफरेंट किसी हो, लेकिन जरा सा कानून अगर अपने आप को बनवाना चाहता है तो हमारी अवाम फौरन मान भी जाती है इस चीज को। तो हमें मिलके अपनी अदलिया की इज्जत को, वकार को बहाल करवाना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मुल्क के लिए। अल्टीमेटली जो भी फैसले होते हैं, चाहे वो आइन के मुतालिक हो, दूसरे मुतालिक हो, वही से फैसला आता है और मनवान हमें तस्लीम करना पड़ता है। इतराज होगा नेचुरली, लेकिन तस्लीम करना पड़ता है। तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि हमें गुजाइश के कि हम इसको पब्लिकली ढिंढोरा पीट के अपने आप सर में, वो कहते हैं पंजाबी के अंदर, अपने सिर जैसी खेप पांडे हुए हैं ना के लिए समझे इस चीज को। पाकिस्तान के लिए जरूरी है एक बावकार अदलिया, मेरी वो मेरा फख्र है, होना चाहिए मेरे लिए। मुझे आपने बड़ी जबरदस्त बात का अता किया है। अब वही लोग जो है ना, लोग सवाल जो आप करते हैं ना, जहां अदलिया पे अदम एतमाद की बातें आती हैं, कि वहां जस्टिस काजी फाइसा के रेफरेंस जो है वो पेंडिंग पड़ा है, पहले ट्रेल उनका अवेलेबल नहीं है उनकी मिसेस के हवाले से, और सारी चीजें रिकॉर्ड पे हैं। लोग सवाल करते हैं कि जहां जहां पर तजब्जुब का शिकार होता है कि रिव्यू अलाउ कर दिया, उसकी तफसीली वजूहात अभी तक आई नहीं है। तो यहाँ ये जो मामला है ना, ये लोग इस तरह की बातें, जहां तक अदलिया पे अदम एतमाद की बातें हैं, वो सिर्फ छोटे छोटे इशू हैं। अगर उनको हमारे अदालतें सोच समझ कर अगर बैठकर अगर डिसाइड कर दे, तो ये मामले भी नहीं होंगे। देखिए बिल्कुल सही है। 3 साल हो गए इस के मोहतरम जज मेरे सुप्रीम कोर्ट के बैठे हुए हैं वहां, काजी फाजी साहब। अगर वो उनका कोई कसूर नहीं है, उनको क्लियर तो कर दें। अगर कसूर है उनको फारिग करें। वो बजाते खुद अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, और अदालत उस्मा के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, और उनके लिए वजह से अदालत उस्मा पे लोगों को उंगली उठाने का मौका भी मिल रहा है। ये मेरी अदालत उस्मा से दरख्वास्त है दस्त बदस्ता कि प्लीज उसका फैसला कीजिए। अगर उनका कसूर नहीं है, उनको फारिग कीजिए, ताकि वो अपना काम तनदेही से सर अंजाम दे सके। वो इन लाइन है पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस बनने के लिए। अगर वो इस किस्म, जिस तरीके से वो दुनिया में पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से उनके शख्सियत पर सवाल उठे हैं बहुत ज्यादा, उनके लिए खुद भी जरूरी है ये। अगर वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनना की ख्वाहिशमंद है, उनके लिए जरूरी है कि वो कोई किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी उनके जात के साथ ना हो। अल्टीमेटली ही इज द मैन, जैसा मैंने आपसे अर्ज की कि दुनिया अल्लाह ताला के बाद इस जमीन में पाकिस्तान की, ही इज द मैन जिसके पास लोग जाते हैं। तो ये उनके लिए भी जरूरी है, अदालत अज़्मा के लिए भी जरूरी है। प्लीज मैं आपसे दरख्वास्त है, इसका फैसला कीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब गुलाम मुस्तफा साहब, आपने बहुत आसान लफ्जों में और अकौम के लिए बड़ी क्लैरिटी के साथ चीजें बता दी कि पाकिस्तान में एक स्टेट्समैनशिप अगर होनी है तो इदारों को आपने उनकी तौकीरी बेतौकीरी नहीं होने दी, और ये इदारे हैं तो हम हैं। मुझे आज भी याद है जब ये लॉयर्स मूवमेंट शुरू हुई तो पीसीओ के जजेस, हमने भी बड़े नारे लगाए, तो हमारे सीनियर्स ने हमें समझाया कि किसी शख्सियत से तो आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये इदारे आपकी पहचान है। अगर इदारों को आपने बेतौकीर कर दिया तो कोई लोग नहीं रहेगा। और हम अब जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने इदारों को बेतौकीरी नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें कोई भी कदम उठाना पड़ेगा। इजाजत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।